तुम सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से आंसर लिख रहे हो जयेश, ठीक। 12 कौन सा था? अच्छा वो सारे वारंटो वगैरह, तुमने भी वही काम करा। जहां तुमने पॉइंट्स में कोट करा, आई गेव यू नंबर। जहां तुमने पॉइंट्स में कोट नहीं करने से रिट्स बहुत अच्छे लिखे थे, नो डाउट। तुमने रिट्स बहुत कायदे के लिखे। ऑर्डिनेंस मेकिंग में तुम सही चले, तुमने 6 हफ्ते की बात करी तुमने, लेकिन इन सेशंस वाली बात नहीं करी। तुमने लोक एंड राज्यसभा बताए नहीं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये नहीं कहता है कि प्रेसिडेंट का जब मन चाहेगा तब वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर देगा। ऑर्डिनेंस क्या कहता है? जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं, तब उसके ये बात कौन लिखेगा? और जब दोनों हाउसेस सेशन में आ जाएंगे तब ऑर्डिनेंस का क्या होगा, वो बात कौन लिखेगा? आखिरी में नहीं बेटा ना, वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें डिटेल में लिखना है। मैं वही कह रही हूँ, तुम 2 नंबर के हिसाब से आंसर्स लिख रहे हो, उस हिसाब से तुम बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे हो। फेडरल वाला पता नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनिटरी मीन्स ओनली 1 person होल्ड द पावर, आर कॉन्स्टिट्यूशन इन द लॉन्गेस्ट, बी आर अम्बेडकर आ गए बीच में। तुम्हें जनरल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताना था, तुम्हें बताना था कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल क्यों माना जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी क्यों मानी जा रही है, दोनों के फीचर्स ना होते हुए उसको क्वासी फेडरल क्यों माना जा रहा है। दोनों के फीचर्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 14 तो बिल्कुल ही बेकार है। इक्वालिटी इज बोरोड फ्रॉम इंग्लिश, नहीं, पहले बताओ तो है क्या? नहीं, मिलता भी तो आधा नंबर मिलता, तुमने लिखा ही आधा पेज का आंसर है वो। तो बेटा तुम पहले क्यों नहीं लिखा? वहां पे कैसे करोगे? ये तो दीदी फिर भी रियायत करती हैं, वहां पर और खराब तरीके से पेपर लिया जाता है। तुम क्या सोच रहे हो? वहां पे तुम किसी अननोन प्लेस में जाओगे, अननोन एग्जामिनर होगा, अच्छा जयेश तुम्हें मैं 10 मिनट दे देती हूँ, ऐसा होगा? वो 2 मिनट पे और बहुत गंदी तरह टीचर्स बात करेंगे वहां पे। तो केवीएम ही सेंटर पड़ता है सीएस इंस्टीट्यूट का, लिटरली टीचर्स लिखते लिखते छीन लेंगे कि भले तुम्हारा पेपर फट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारा पेपर फट जाएगा। नहीं कोऑपरेट करते हैं वहां के इन्विजिलेटर, वहां के क्या कहीं के भी इन्विजिलेटर्स। आज हम होंगे, हम भी कोऑपरेट क्यों करेंगे भाई? प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो अपने आप पढ़ लिख कर आओ। बिल्कुल भी अच्छा पेपर नहीं था। फिर 5 कौन सा था? अक्षय वाला। तुमने उठा के पूरा आर्टिकल 15 एक्सप्लेन कर दिया, बट अक्षय के से क्या हुआ, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? जयेश वहां पर भी इतना ही लेंदी पेपर आएगा बेटा। तुम्हें अपना थिंकिंग प्रोसेस, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, सॉरी इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर कि तुम आराम आराम से, ठीक है 30% विल बी ऑब्जेक्टिव, बट जो बाकी 70% सब्जेक्टिव आएगा वो बहुत डिटेल में आएगा। अब तो मैं सोच रही थी दोनों मिक्स करके देना, धीमे से शुरू करूं, जो पेपर पैटर्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ाओ, यहां पर और स्पीड से लिखोगे वहां आधा घंटा बचेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मन में थैंक यू बोलोगे। लेकिन अगर यहाँ पे पेपर जल्दी कर लोगे और वहां पे छूट गया तो मन ही मन कहोगे वहां पे क्या प्रैक्टिस कराई गई है। लिटरली इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। वहां आधा घंटा बच जाओगे, कहोगे चलो यार प्रैक्टिस थी, आधा घंटा बच गया, अब हम रिवीजन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ एडिशन डिलीशन करना है कर सकते। तुम लोग पेपर ही नहीं कर पा रहे हो, तुम कॉमन सेंस लगाओ, पेपर का रिवीजन करते हो सबमिट करने से पहले, नहीं कर पा रहे हो। बताओ अगर पेपर बिना रिवाइज करे सबमिट कर रहे हो, मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने 1-2 बार क्वेश्चंस ऊपर नीचे लिख दिए थे, नॉट इन सीएस, पता नहीं किसी और शायद बोर्ड वगैरह में होम एग्जामिनेशन में करा था मैंने। तो रिवीजन ना करना तो बहुत गड़बड़ काम है। या सीएस में ही करा था कि मैंने ऊपर नीचे कुछ अटेम्प्ट कर दिया था, फिर मैंने बाद में चेक करा था, कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, शायद सीएस में ही हुआ था। नहीं करने होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया था, ये किसी ने करा है, हाँ तुम्ही ने करा है। क्वेश्चन नंबर 5 2 बार अटेम्प्ट हुआ है,
वो तो हमने अपनी बुद्धि लगा ली कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा होगा ये वाला। देखना भी आंसर शीट तुम्हारे पास आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 2 बार अटेम्प्ट हुआ है। ये हमने भी करा है, और ये चीज कब आप चेक कर सकते हो, जब आप पेपर करने के बाद रिवाइज। यू कांट ब्लेम एनीवन जयेश। अगर उसने तुम्हारा, हम कह रहे हैं 15 मिनट लिया, तुम्हारा 50% पेपर भी नहीं हुआ है, 50% पेपर नहीं हुआ है, उसने तो चलो 5 ही मिनट पहले एक्स्ट्रा लिया, 15 मिनट पहले एक्स्ट्रा ले लिया, बाकी समय तुमने क्या करा? नहीं ब्लेम कर सकते हो। हमने बताया था ना मेरे फ्रेंड वाला केस, जब वो आंसर शीट लेके चला गया था और क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया था, वो भी यही कहता रहा मेरी गलती नहीं, लेकिन तो कौन ब्लैकलिस्ट हुआ? एट दी एंड स्टूडेंट ही होता है। ये मत करो, ध्यान से पेपर। बिल्कुल मैं 1% सेटिस्फाई नहीं। और पता मैं बहुत गंदा वर्ड बोल रही हूँ, एज अ टीचर मुझे ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, एंड आई एम नो वन टू जज एनी वन, बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आई एम टेलिंग यू, एक अलार्मिंग रेट है। पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदलो, नहीं तो भगवान ना करे ग्रुप निकलना बहुत कठिन है। इस पढ़ाई के साथ ग्रुप निकलना, मार्क माय वर्ड, बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्रुप निकल भी रहा हो, लेकिन जीआईजिल की वजह से हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए फिर। एंड जीआईजिल कई बार एज अ बैरियर एक्ट करा है, क्योंकि लैंग्वेज है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं कह रही हूँ एज अ टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वैष्णवी तुमने उस दिन पेपर क्यों नहीं दिया था? हाँ तो कुछ तुमने और उसने नहीं दिया था, लेकिन अगर तुम ऐसे बेटा पेपर स्किप करोगी तो तुम अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। सोचो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया, अब मैं 15 दिन बाद दोबारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ले नहीं लूंगी, है ना? सोचो तुम अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं कर पा रही हो। पेपर स्किप करने में तुम लोग को इजी लग रहा है, लेकिन तुम लोग अभी नहीं समझ रहे हो कि पढ़ाई क्या है। अपने अंदर वो बॉडी लैंग्वेज लाओ। क्या सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो, चाहिए 50 लाख का पैकेज, लेकिन मेहनत 5 रुपए वाली नहीं हो रही है। जिनका जून है कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम रिवीजन करते रहना, लेकिन जिनका दिसंबर है कैसे करोगे? इस समय तो तुम लोग की पढ़ाई 8 से 10 घंटा का होनी चाहिए। अगर 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई इज नॉट सफिशिएंट। और जिनका जून अटेम्प्ट है, अपने लिए ट्रेलर समझ लो ये बात। अब कितने घंटे पढ़ाई हो रही है वैष्णवी? मुझे तो लग रहा है 2-3 घंटे भी हो रही हो तो बहुत है। तुम लोग की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। कोचिंग से घर जाने के बाद मुझे लग रहा है सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ लेते होगे, मोर देन इनफ करते होगे अपने आप को, कह रहे बहुत पढ़ लिया। वो बात ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि रात रात भर जग के पढ़ रहे हो। अंजलि, श्रेया, विशिष्ट, तुम लोग को अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, जून है, इस समय रात रात भर जग के पढ़ने वाला टाइम है। जो तुम लोगों ने आईआईटीएंस वगैरह के लिए देखा है ना कि पागल हो जाते हैं बीटेक वाले, वही स्थिति तुम्हारी इस समय होनी चाहिए। और तुम लोग बहुत रिलैक्स लग रहे हो, मतलब मैं तुम लोग को देख के समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम लोग लिटरली सीएस के बच्चे हो। तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज सीए फाउंडेशन के बच्चे मुझे लगते हैं। प्रोफेशनल पढ़ाई है, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आईना तो जरूर दिखाऊंगी। मीठा एंड में डायबिटीज ही देता है, तो मुझे कोई स्वीट बात नहीं कहनी है, जो रियलिटी है तुम लोगों की वही बता रही हूँ। यू गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड, और टाइम नहीं है। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स तो खत्म हो गए हैं। पढ़ाई करो, वरना बेटा दिसंबर आने में टाइम नहीं लगेगा। भूल जाओ 2-4 महीने के लिए दिवाली दशहरा, नहीं भूल पाओगे, बहुत दिक्कत फेस करोगे, आई एम टेलिंग यू।
6 महीना बर्बाद करके दोबारा जून में पेपर देना में हर रिश्तेदार पूछेगा अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ, पास नहीं हुए, अच्छा फिर दोबारा वही पढ़ाई करोगे, ऐसे क्वेश्चंस कान में आएंगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर स्टडीज, ये कह देना किस्मत है सीएस पास करना, तो हम लोग कोई बॉर्न विद सिल्वर स्पून्स नहीं है, या हमारे पिताजी का वहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं था कि डिग्री मिल गई। एवरीवन वर्कड हार्ड, हु गॉट दिस डिग्री, एवरीवन वर्कड हार्ड, चाहे वो बॉर्न विद सिल्वर स्पून था या विदाउट सिल्वर स्पून था, वो इररिस्पेक्टिव इस पढ़ाई में। अभी भी अलार्म है, अगर अभी भी आज से भी तय कर लो कि 8 से 10 घंटे पढ़ना है, टारगेट स्टडी करना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेटा रुपए नीचे गिर गए अभी तुम्हारे पैर के बगल में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना और 15 दिन बाद जागोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। अभी भी बिल्कुल आंख नाक कान खोल लो, जिंदगी में कुछ करना है, बिना डिग्री के कहीं कोई स्टैंड नहीं करता है। आजकल वैसे ही एआई आ चुका है, एआई ने सब ह्यूमंस को रिप्लेस कर लिया है, तो क्लरिकल वर्क तो एआई ही कर लेगा, तो तुम्हारे जैसे स्पेशलाइज्ड पर्सन होने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए अगर लाइफ में कुछ करना है, फोकस ऑन योर स्टडीज भाई, दैट्स इट। और मैं नहीं समझा सकती, लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस, बहुत खराब नेगेटिव परफॉर्मेंस। चलो अब आते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या कहता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, बात को समझने का तरीका, ठीक। अब जैसे मैंने भी तुम्हें इतना लंबा लेक्चर दिया, ठीक, अब मान लो काव्य कह सकती है कि यार मैम ने तो बोर कर दिया, मैम ने क्या समझाया, खुद तो डिग्री लेके बैठ गई तो समझती है कि कुछ भी कर लेंगी, हमें बैठ के लेक्चर दे रही हैं, ठीक। और वही मान लो दिविशा बोली कि नहीं यार हमें इनकी बात समझ में आई है, ये सही कह रही हैं, इन्होंने पढ़ा है तो ये ऐसे ही नहीं बोल रही। डिफरेंट फील्ड की होती है तो चलो हम तब भी इनकी बात को लाइटली लेते, ये ऑलरेडी वो स्टेज से गुजर चुकी हैं तो वो हमें सही समझा रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये इंटरप्रिटेशन हुआ, मतलब दिविशा ने बात को किसी और सेंस में लिया और काव्या ने किसी बात को और सेंस में लिया, इसी को इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। लॉ में जब हम लोगों ने जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसकी जितनी समझ होगी वो उसी हिसाब से बातों को समझेगा, जिसकी जैसी समझ लॉ को वही समझेगा, वहीं पर इंटरप्रिटेशन आया है। इंटरप्रिटेशन कहता है जब आप लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, जैसे बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, देयर इज अ डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन, बॉटल की डेफिनेशन, फोन की डेफिनेशन, जब डेफिनेशन होती है तो उस चीज को हम उसी प्रकार से समझते हैं। अब एप्पल, गोल गोल लाल लाल एप्पल, कोई पीला एप्पल इमेजिन कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेफिनेशन है, ठीक। लेकिन लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई कुछ भी समझ सकता है। अब जैसे दिविशा ने बात को अलग सेंस में समझा, काव्या ने बात को अलग सेंस में समझा। अब दिविशा जब अंजलि पूछेगी मैम ने क्या बताया, तो दिविशा अलग बात बताएगी कि मैम ने तो समझाया, और काव्या कहेगी मैम ने तो बोर करा, मैम ने तो मैसेज लेक्चर दे दिया। तो अंजलि कंफ्यूज हो जाएगी ना कि हुआ था क्या क्लास में आज, मैम ने समझाने की कोशिश क्या करी। तो अंजलि जैसे लोगों के लिए रूल्स बनाए गए हैं इंटरप्रिटेशन, कि जब भी कोई भी किताब पढ़ी जाए या कोई भी लॉ पढ़ा जाए, ठीक है आप अपनी बात को अपने अपने तर्क से समझिए, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ बेसिक रूल्स होंगे जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा लॉ समझते वक्त, और उस बात को बोला गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। A statute has been defined as the will of the legislature. A statute is thus a written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as the law of state and rendered authentic by certain prescribed forms and solemnities. अब statute ने बोला कि it's a written form, जैसा जिसको समझ में आ रहा हमने तो लिख के दे दिया। अब अगर तुमने अच्छे से समझा मतलब तुमने लॉ को अच्छे से पढ़ लिया, तुमने नहीं समझा मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन लेवल खराब था। So he says a law established by the act of legislative power, the written will of the legislature. The term statute is generally applied to the law, regulations of every sort, law which ordains, permits or prohibits anything which is designated as statute without considering from what sources it arises. तो ये कहता है कि हमने तो लिख के दे दिया, लेकिन लॉ तभी अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है जब आप लॉ को समझेंगे। जब तक तुम लॉ को समझोगे ही नहीं तो लॉ को अप्लाई कैसे करोगे।
तो लॉ समझाने के लिए इन्होंने इंटरप्रिटेशन जैसा एक वर्ड निकाला हुआ है, ठीक। अब लेकिन बात करी गई है समझोगे क्या। लॉ में तो बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या समझोगे। तो इन्होंने बोला कि हमने अपने लॉ को कई पार्ट्स में डिवाइड करा है। हमने अपने लॉ को कोड्स में डिवाइड कर दिया, हमने अपने लॉ को डिक्लेरेटरी, रिमेंबर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंस, रेमेडियल मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो एज अ सोल्यूशन तुम्हारे पास लॉ अवेलेबल है। अगर तुम्हें लगेगा जरूरी तो तुम अपने लॉ को अपने हिसाब से अमेंड भी कर सकते हो। अगर तुम्हें जरूरी लगेगा तुम दो लॉ को आपस में कंसोलिडेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगेगा तो तुम किसी लॉ को लागू भी कर सकते हो, और अगर जरूरी लगेगा तो लॉ को खत्म भी कर सकते हो, खारिज भी कर सकते हो, और अगर जरूरी लगेगा तो किसी भी लॉ के ऊपर कोई भी पेनाल्टी भी इम्पोज ऑफ कर सकते हो। तो लॉ को समझने के लिए उन्होंने लॉ को अलग अलग हिस्से में बांट दिया कि जब तुम लॉ को अलग अलग पार्ट्स में समझ लोगे तो पार्ट्स को मिलाकर पूरा लॉ समझ लोगे, ठीक। तो इन्होंने बोला कोडिफाई का मतलब हुआ कि लॉ को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया ताकि समझ में आ सके। डिक्लेरेटरी मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको सिर्फ डिक्लेयर करना, चाहो तो ऑल्टर कर सकते हो, अमेंड भी ऑल्टर कर सकते हो, कंसोलिडेट जब तुम दोनों को आपस में मिला दे रहे हो, लागू कर देना, डिसेबल हटा देना, और इनेबल किसी भी प्रकार से पेनाल्टी को इम्पोज ऑफ कर देना, ठीक। तो हमने लॉ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि तुम अपनी क्षमता के हिसाब से लॉ को समझ सको। नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अब ये आया क्यों, क्या कारण था इंटरप्रिटेशन को समझने का, ये पोर्शन तुम करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पेन नहीं चल रहा है, मार्क कर लो, ये करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल ये पूछा जाएगा। अलिशा नॉट फीलिंग गुड, बाहर बेटा जाना है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन क्यों आया है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन द नीड फॉर स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज इंस्ट्रक्टिव। अब लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करी है कि इंटरप्रिटेशन क्यों होना चाहिए। It is not within the human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise, and that even it were, it is not possible to provide for them in terms of all the ambiguity. मतलब अगर मैं अपनी बात किसी को समझा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी मेरी बात को समझ ले, ठीक। वहां पर ह्यूमन नेचर होता है कि किसी को मेरी बात समझ में आ सकती है और किसी को मेरी बात नहीं समझ में आ सकती। तो ये ह्यूमन पावर है कि कुछ लोग मेरी बात समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इवन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल द मैथमेटिकल प्रिसिशन, और बहुत सी बातें होती हैं जो इंग्लिश में हम अपनी बात समझा ही नहीं सकते। मतलब इंग्लिश में अब कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को पोलाइटली बोलना चाहते हो, जैसे अपने में तो तू और आप जैसा शब्द है हिंदी में, बट इंग्लिश में तो यू है ना, चाहे आप रिस्पेक्टफुली बोलना चाहते हो चाहे आप गुस्से में बोलना चाहते हो। तो इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो कई बार हमारी फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से, हमारी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। Our literature would be much the poorer if it were. This is where the draftsmen of Act of Parliament have often unfairly criticized. तो इंग्लिश में इसलिए हर चीज लिखी गई है भाई, इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में तो लोकल लोग समझ पाएंगे, बाहर के लोग कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए कई बार जिन्होंने पार्लियामेंट लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, तो उन्होंने बोला यार हिंदी में तो हम बात को आराम से समझा दे रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश कई बार हम अपनी बातों को इंग्लिश में ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। तो उन्होंने इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करा कि यार कुछ और तरीका ढूंढो ताकि हम अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें। अ जज बिलीविंग हिमसेल्फ to be fettered by the supposed rule that he must look to the language and nothing else, and laments that the draftsmen have not provided for this or that, or have guilty of some or other ambiguity. अब जज को क्या बोला गया, तुम जजमेंट सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात पे दोगे। अब जब लॉ ही क्लियरली नहीं लिखा होगा तो जज कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएगा जजमेंट पास करते वक्त। तो जज ने कंप्लेन करी, भाई तुम लोग लॉ ढंग से लिखा करो, तुम लोग लॉ ढंग से लिखते नहीं हो, हमें समझ में आता नहीं है, हमें जिसकी वजह से कोई भी जजमेंट देने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इट वुड सर्टेनिटी सेव द जज ट्रबल इफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वर ड्राफ्टेड विद डिवाइन प्रीसाइंस एंड द परफेक्ट क्लियरिटी। इसीलिए उन्होंने बोला कोई भी लॉ बना रहे हो तो परफेक्ट क्लियरिटी के साथ बनाओ, अच्छे से ड्राफ्ट करके बनाओ ताकि हम समझ पाए तो हम एग्जीक्यूशन भी अच्छे से कर पाए। He must set to work on the constructive task of finding the intention of the parliament. तो जिसने पार्लियामेंट को कन्वर्ट करा, जिसने ट्रांसलेट करा, उसने बोला कि मेरा इंटेंशन ये है
कि जिस भी भाषा में लिखा हो, लेकिन हर पढ़ने वाले को एक तरीके से समझ में आना चाहिए। मतलब जो बात मैंने बोली, काव्या को, दिविशा को, दोनों को एक सेंस में समझ में आना चाहिए, और जब वो दोनों अंजलि को ट्रांसफर करेंगे अपनी बात को, तो अंजलि को भी सेम सेंस में समझ में आनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, तीनों अलग अलग सेंस में समझ रहे थे, लेकिन यहीं पे इंटरप्रिटेशन धोखा खा रहा था कि तीन लोग थे, तीन अलग अलग तरीके से मेरी बात को समझ रहे थे। लेकिन इंटरप्रिटेशन कहता है कि नहीं, हमारा मकसद ये है कि कोई भी देश का कोई भी आदमी पढ़े, लेकिन वो सोचे सारे एक समय से। तो इसीलिए उन्होंने बोला हम ऐसे रूल्स बनाएंगे ताकि भले तीन लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन तीनों एक ही प्रकार से मेरी बात को समझेंगे। But also form a consideration of the social conditions which gave rise to it and of the mischief which has passed to remedy, and he must supplement the written word so as to give force and life of the intention to the legislature. उसने बोला कि मुझे ऐसे शब्दों को ढूंढ के अपने पार्लियामेंट को ड्राफ्ट करना है, ताकि पार्लियामेंट ड्राफ्ट करते वक्त जो भी गलतियां हुई थी, पहले तो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करूं और फिर उन गलतियों को रिमूव करके उनको सही करने की कोशिश करूं। अगर गलतियां रहेंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा मकसद क्या है, गलतियों को आइडेंटिफाई करो और गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करो, ताकि सारे लोग एक तरीके से मेरी बात को समझ पाएंगे। एंड इस इंटेंशन से हमारा इंटरप्रिटेशन आया है। फिर ये भी पैराग्राफ करना। The object of all the interpretation, नहीं यहीं पे रोक रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है, यहीं पे रोक रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन से कराएंगे। मतलब टुमारो वी